Hello to all students, welcome in my YouTube channel. Students, I am your biology mentor. मैं आप लोगों को क्लास 11th और 12th का बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एक महत्वपूर्ण लेसन सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। ओके, तो लेसन नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जो क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम डिटेल्स स्टडी करेंगे सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न क्या होता है। मियोसिस डिवीजन सबसे पहले कायिक कोशिकाओं अर्थात जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। वे कोशिकाएं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका युग्मक का निर्माण करती हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इंपॉर्टेंस का मतलब कि क्यों अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है। हमने आपको बताया था समसूत्री विभाजन जो होता है जीवों की वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करता है। जैसे एक शिशु को वृद्धि विकास का कितना बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं लगातार निरंतर क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। विभाजन के दौरान जैसे जैसे उसकी शरीर में कोशिकाएं बढ़ती है उसका शरीर भी क्या करता है? वृद्धि करता है। इसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन को अगर हम देखें तो अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों के लिए अति आवश्यक होता है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये हमने बताया किस कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो युग्मक का निर्माण करती हैं, और जो हमेशा युग्मक होते हैं वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में बनते हैं, जिससे कि वो लैंगिक जनन करते हैं। जैसे हमने बताया कि मनुष्य जाति में अगर देखा जाए तो जो युग्मक बनते हैं नर में जो बनता है वो कहाँ बनता है? एक जोड़ी वृषण में। यानी कि जो एक जोड़ी वृषण जो है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं इसमें किस प्रकार कोशिकाएं पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो जनन कोशिका होती है वृषण में उपस्थित होती है, ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करती है। और जो हमेशा युग्मक होते हैं आपको बता रखा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है, जस्ट आधी होती है। और जब मादा युग्मक को भी देखा जाए, मादा में भी जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होता है जो क्या करता है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। अगर ओवम को देखा जाए तो ये भी मादा युग्मक है, तो कैसी होगी? ये अगुणित होगी। यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। ठीक है, यानी कि जब दोनों अगुणित युग्मक जो होते हैं आपस में संतानों को प्राप्त होते हैं, अर्थात आप देख रहे हो एक नए संतान की उत्पत्ति कैसी होती है? पांडित जी देखो, एक नए संतान की उत्पत्ति कैसे होती है? जब नर युग्मक यानी शुक्राणु, यानी कितने गुणसूत्र? कितने? 23। ठीक है, और अगर देखा जाए मादा युग्मक अर्थात मादा युग्मक भी क्या होगी? अगुणित होगी। यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। जब एक संतान को माता से भी 23 गुणसूत्र और पिता से भी 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं तो एक संतान को टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 46। हमने आपको बताया मनुष्य जाति में अगर गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा भी हो जाए तब पर भी रोग उत्पन्न करता है। अगर मनुष्य जाति में अगर जो नया संतान उत्पन्न होने वाला जीव है अर्थात नया संतान है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम भी हो जाए तो भी ये डिजीज होता है। जैसे हमने आपको बताया रखा कि अगर हम लोगों में 46 गुणसूत्र से ज्यादा 47 गुणसूत्र हो जाए, 48 गुणसूत्र हो जाए, तो आपने सुना होगा हमारे समाज में एक थर्ड जेंडर होते हैं जिसे हम किन्नर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किन्नर में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 का अपेक्षा कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, 48 हो जाती है, जिसमें स्त्रियों के समान भी क्या होते हैं? लक्षण दिखाई देने लगते हैं। स्तन का विकास हो जाता है, आवाज भारी दिखने होने लगते हैं। ठीक है, और शरीर सुडौल जो होता है लगभग मेल फीमेल जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार की हम लोगों के समाज में लोगों को हम क्या कहते हैं? थर्ड जेंडर है, किन्नर के नाम से जानते हैं। तो उनमें क्या क्या होता होगा? आपको अभी सेकेंड ईयर में पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन अभी आप जानते रहो कि ऐसा उनमें क्यों होता है? क्योंकि उनमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए 180 व्यक्ति में? 46। उनमें कितना हो जाता है? 47 हो जाता होगा या 45 हो जाता होगा। यानी घट जाने से भी बढ़ जाने से भी हम लोगों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के रोगों को हम कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिए, अभी आपको सेकेंड ईयर पढ़ना है। इतना क्लियर है नहीं पहले? ठीक, तो आप देख रहे हो कि जब नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एक संतान को प्राप्त होता है तो उसमें कितने गुणसूत्र प्राप्त होंगे? पिता से 23। और यानी कि मादा युग्मक अर्थात अंडाणु यानी कि माता से जो युग्मक प्राप्त होते हैं संतान को वो 23। सॉरी, युग्मक एक प्राप्त होगा लेकिन गुणसूत्र कितने प्राप्त होंगे? 23। यानी ओवम में गुणसूत्रों की संख्या 23, ओवम में गुणसूत्रों की संख्या 23 और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23। यानी 23 गुणसूत्र पिता से और 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त होते हैं। तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। तो अर्थात जो संतान है वो जाइगोट के द्वारा वृद्धि विकास करता है। हम लोगों का जो जीवन काल स्टार्ट होता है वो है एक कोशिकी से स्टार्ट होता है। जाइगोट क्या होता है? एक कोशिकी होता है। एक ही सिंगल सेल है ना। फिर ये क्या करता है? डबल करता है, यानी 4 सेल होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। तो यानी लगातार जाइगोट में वृद्धि विभाजन होता रहता है, विकास होता रहता है, विभाजन होता रहता है। और विभाजन के फलस्वरूप अंततः 9th मंथ के दौरान यानी कि लगभग 9th मंथ बाद क्या होता है? एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है,
जो टोटल मनुष्य जाति में अगर गर्भाकाल देखा जाए, जिसे हम गर्भावस्था या गर्भाकाल के नाम से जानते हैं, वो 9th मंथ का होता है, 34 से 36 सप्ताह का होता है, या फिर हम कह सकते हैं लगभग डेज फॉर्म में देखें तो लगभग 260 से 265 दिन का होता है। तो याद रखिएगा मंथ फॉर्म में, वीक फॉर्म में और डेज फॉर्म में, ये सब सारे सेकेंड ईयर्स में आपको पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानकारी रखिए। तो आपने देखा एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, तो किससे यह सफल हुआ? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अगर अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो युग्मक जनन नहीं होगा, और युग्मक जनन नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण नहीं होगा, और जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो जायगोट का निर्माण नहीं होगा, और जायगोट का जब निर्माण नहीं होगा तो क्या संतान उत्पत्ति हो सकता है? नहीं। अर्थात लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन अति आवश्यक होता है। इतना क्लियर? इस प्रकार से। और अर्धसूत्री विभाजन का अगर हम अध्ययन करें तो हमने आपको इसके पहले भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रखा था, फिर भी हम बताएं, अब आगे देख लेते हैं कि जब एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में अगर हम देखें तो जो मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है जस्ट आधी की किसमें होती है ना? जस्ट आधा, यानी कि आधा गुणसूत्र कितने में होता है? संतति कोशिकाओं में होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 46 बता रखा है, तो संतति गुणसूत्रों में कितनी गुणसूत्र है? संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 है। 23 की संख्या, 23 जोड़ी नहीं, ठीक है। एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हो गया। देन इसके बाद अगर हम फिर इसके बाद देखें मियोसिस डिवीजन जो होता है, हमने बताया था मियोसिस डिवीजन में डिवीजन 2 बार होता है। जैसे इसमें देखिए हमने बता रखा है, पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, इसके बाद मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद ही मियोसिस सेकेंड होता है, ठीक है। मियोसिस सेकेंड फर्स्ट के द्वारा 2 सेल बनती हैं, ठीक। अब दोनों सेल में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। ये नहीं कि ये मियोसिस सेकेंड करेगी, ये मियोसिस सेकेंड नहीं करेगी, दोनों सेल में क्या होता है? मियोसिस सेकेंड होता है। इसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं? हाफ होते हैं। किसके अपेक्षा? मदर सेल के अपेक्षा। क्लियर? अच्छा, देन इसके बाद मियोसिस को देखा जाए, मियोसिस डिवीजन का ओवरव्यू देखा जाए तो मियोसिस डिवीजन का ओवरव्यू इस प्रकार से कहीं आप देख रहे हो, है ना। मियोसिस डिवीजन को अगर देखें, हम एक्सप्लेन करें तो कहीं इस प्रकार से मियोसिस डिवीजन में आप देख रहे हो मियोसिस फर्स्ट होता है, इसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है। हमने आपको बता रखा था कि सेल साइकिल में किसी भी सेल का अगर डिवीजन होना है तो सबसे पहले किस फेज को वो क्रॉस करती है? इंटरफेज को। इंटरफेज के बाद ही क्या होगा? एम फेज होगा। एम फेज में कितने फेज? 2 फेज। हमने आपको पढ़ा रखा था, इसके पहले भी बता रखा है कि अगर सेल साइकिल को अगर देखा जाए तो सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया था G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये टोटल आपका क्या कहलाता है? इंटरफेज, है ना। इंटरफेज कहलाता है, या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं, रेस्ट फेज के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने बताया था एक छोटा फेज आता है, इसे हम क्या कहते हैं? एम फेज के नाम से जानते हैं, या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं, डिवीजन फेज के भी नाम से जानते हैं। डिवीजन फेज में कितने फेज? 2 फेज। एक आता है साइटोकाइनेसिस, एक आता है आपको कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आते हैं, कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये सेल साइकिल में हमने बताया था। तो किसी भी सेल में अगर डिवीजन होना है तो सबसे पहले वो रेस्ट फेज को क्रॉस करती है। रेस्ट फेज में कितने टाइम लगते हैं हमने बताया था? लगभग 6 से 8 घंटे, है ना। इस प्रकार से इसके बाद इंटरफेज जैसे ही क्रॉस हो करती है सेल, उसके बाद किस में जाती है वो? एम फेज में। एम फेज में सबसे पहले किस फेज में आएगी? कैरियोकाइनेसिस में। तो सबसे पहले अगर अर्धसूत्री विभाजन को देखा जाए तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, तो किस फेज को क्रॉस करेगी पहले? वो इंटरफेज को, है ना। इंटरफेज को क्रॉस करेगी, अर्थात आप देख रहे हो इंटरफेज को क्रॉस करने के बाद इंटरफेज में कौन कौन से फेज आते हैं? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक। इंटरफेज में क्या क्या होता है? कोशिका विकास करती है, डीएनए का द्विगुणन होता है, और किस फेज में होता है ये पूछा जाए क्वेश्चन तो सिंथेसिस फेज में। हमने बताया था डीएनए का द्विगुणन किस में होता है? सिंथेसिस फेज में होता है, यानी S फेज में होता है। और G2 फेज में क्या होता है? कोशिका पूरी विकसित हो जाती है, विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, सारे कोशिकांग क्या हो जाते हैं? परिपक्व रूप से बन जाते हैं। क्लियर? इस प्रकार से देन इसके बाद इंटरफेज जैसे ही क्रॉस करती है सेल, इसके बाद क्या आता है हमारा? सेकेंड फेज आता है एम फेज। एम फेज में कौन सा फेज आता है? कैरियोकाइनेसिस। यानी ये दोनों जो फेज आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे एम फेज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में यानी केंद्रक का पहले विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन में 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इसके पश्चात जैसे केंद्रक का डिवीजन होता है, डिवीजन होने के पश्चात सेल का
कोशिका द्रव बढ़ता है, कोशिका द्रव विभाजित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, दो सेल्स बन जाते हैं। जैसे इसके पहले आप इसके पीछे देख रहे हो, है ना, इसके पहले वाले स्लाइड में आप देखो, इसमें है ना, देखो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, कितने सेल बने, दो सेल, ठीक, इस प्रकार से। देन इसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है, तो मियोसिस सेकेंड में फिर से वही फेज आता है। सबसे पहले सेल इंटरफेस को क्रॉस करेगी, इंटरफेस क्रॉस करने के पश्चात जो दोनों सेल होती हैं, दोनों सेल में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होगा, तो कैरियोकाइनेसिस ये किसका है, मियोसिस सेकेंड का है। तो वही 4 फेज आते हैं कैरियोकाइनेसिस में भी, इसमें भी कौन सा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, ठीक है। ये मियोसिस सेकेंड का कैरियोकाइनेसिस में अगर आपको बताएंगे तो इसी प्रकार से आपको बताना है, क्लियर। कैरियोकाइनेसिस होने के पश्चात तुरंत क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस जैसे ही होता है, ये जो दोनों सेल्स होती हैं डिवाइड होकर के कितनी सेल बना लेती हैं, 4 डॉटर सेल बना लेती हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, हाफ रहेगा किसके अपेक्षा, मदर सेल्स की अपेक्षा, ठीक है। कि हमने ओवरव्यू बताया, एक क्या नाम, टेबल फॉर्म में हमने देखा कि मियोसिस डिवीजन किस प्रकार से कंप्लीट होती है। क्वेश्चन अधिकांश कैसे पूछे जाते हैं, हमने फिगर वाइज इसके पहले वाले, इसके आगे वाले स्लाइड में हमने आपको बता रखा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि मियोसिस डिवीजन को अगर देखा जाए तो कहीं इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में कौन सा पहले फेज आएगा, इंटरफेज। इंटरफेज को क्रॉस करने के बाद कौन सा फेज आएगा, कैरियोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला कौन सा फेज, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट आ रहा है। प्रोफेज फर्स्ट में हमने बताया था मियोसिस डिवीजन का सबसे बड़ा फेज के कौन सा सबसे बड़ा फेज होता है, कौन सा, हाँ, प्रोफेज फर्स्ट। आपको प्रोफेज नहीं बोलना है, प्रोफेज फर्स्ट बोलना है, क्योंकि आप मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड भी देखे हो आप, राइट, इस प्रकार से। तो मियोसिस डिवीजन में सबसे बड़ा जो फेज होता है प्रोफेज फर्स्ट होता है। सबसे लंबी प्रवस्था होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, क्योंकि इसमें टोटल 5 सब फेज भी पाए जाते हैं। कौन कौन से हमने बताया था, प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेज कौन कौन से, लैक्टोटीन, और दूसरा कौन सा, जाइगोटीन, तीसरा कौन सा, हाँ, पैचिटीन, और चौथा कौन सा, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, क्लियर है। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर यहाँ पे देखें तो याद रखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट में ये सबसे लंबी प्रवस्था होती है जिसमें 5 फेज होते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, हमको फिगर वाइज समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट में लैक्टोटीन आता है। लैक्टोटीन में जो होते हैं गुणसूत्र, जो होते हैं समजात गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और लैक्टोटीन के पश्चात जाइगोटीन जब आता है तो जो समजात गुणसूत्र, यानी देख रहे हो टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब जब गुणसूत्र 4 भुजाओं वाले होते हैं हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। यानी 2 समजात गुणसूत्र आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं, एक प्रोटीन के द्वारा जुड़ते हैं। हमने बताया था प्रोटीन के थ्रू क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ये एक क्रोमोसोम हो गया, एक टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम हो गया, चतुष्क हो गया, और ये दूसरा हो गया। तो दोनों जो होते हैं एक प्रोटीन के थ्रू क्या करते हैं, आपस में एक जटिल संरचना बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, 2 समजात गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस, और ये संरचना क्या कहलाती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दोनों समजात गुणसूत्रों के बीच, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच किसके थ्रू ये जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेमिंग नहीं है प्रोटीन्स का, बस याद रखिएगा प्रोटीन के थ्रू क्या करते हैं, जुड़ते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, क्लियर, इस प्रकार से। तो सिनेप्सिस किसमें होता है, जाइगोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसमें होता है, जाइगोटीन में, क्लियर, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा फेज हमारा कौन सा आएगा, पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के जो दोनों भुजाएं होती हैं टेट्रावैलेंट, जो आपस में सिनेप्सिस किए हैं, गुणसूत्र में आपस में भुजाएं जो होती हैं आपस में ओवरलैप करती है। ओवरलैप का मतलब इसका जो भुजा है इस पर कवर करता है और इसका जो भुजा है इस पर कवर करता है, यानी कि गुणसूत्रों की भुजाओं के बीच क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन अवस्था में होता है, एक गुणसूत्र का जीन दूसरे गुणसूत्र में जाता है ना, अर्थात इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक एंजाइम के थ्रू होता है, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन किस एंजाइम के द्वारा होता है, रिकॉम्बिनेट एंजाइम के द्वारा होता है,
क्लियर? तो याद रखिएगा कि पैक्सिडीन फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है जो एक एंजाइम के द्वारा होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? डिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्लियर? इस प्रकार से डिप्लोटीन में क्या होता है कि डिप्लोटीन में यहाँ पे जो कियाजमेटा है, यानी कियाजमेटा हमने क्या कहेंगे, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है? हट जाता है। यानी देख लो जो गुणसूत्र जो आपस में जुड़े थे उनका जो जुड़ाव क्या हो जाता है? हट जाता है। और एक स्थान से पर्टिकुलर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक दो या हम समझाते गुणसूत्र है, इनके जो जीन होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। देख रहे हो ये वाला जो रेड वाला कलर का है इसमें जीन, इस व्हाइट वाले गुणसूत्र का इसमें थोड़ा जीन आया है, और क्या नाम, इस व्हाइट वाले इस रेड वाले क्रोमोसोम का इस वाले व्हाइट वाले क्रोमोसोम में आया है जीन, है ना? यानी जीनों का क्या हो गया? फेरबदल हो गया, है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है किस फेज में हट जाता है या नहीं दिखाई देता है? डिप्लोटिन में। क्लियर? इस प्रकार से। और इसके पश्चात क्या होता है? डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं टोटल अलग हो जाते हैं। वहाँ पे देख लो अभी थोड़ा बहुत वहाँ पे है सिनेप्सिस दिख रहा है, वहाँ पे कियाजमेटा का फॉर्मेशन हो गया है वहाँ पे, लेकिन क्या नाम, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट गया है। लेकिन डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं टोटल अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट जो होता है कंप्लीट होता है। क्लियर? क्वेश्चन किस प्रकार से अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांश टोटल कहाँ से पूछे जाते हैं? प्रोफेज फर्स्ट से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में 5 पेज होता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक? देन इसके बाद फिर कौन सा फेज आएगा हमारा? मेटाफेज फर्स्ट आएगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो तारक काय होते हैं, तंतु होते हैं, तारक काय होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, ये अलग अलग ध्रुवों पर जाने लगते हैं, और इससे एक फाइबर का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी में क्या हम कहते हैं? इसे तरकु तंतु के नाम से जानते हैं। तारक तंतु या तरकु तंतु, है ना? यहाँ पे याद रखिएगा, तारक तंतु या तरकु तंतु के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो कि गुणसूत्र की जो ये तारक तंतु है, यहाँ पे तारक काय से निकलने वाले जो तारक तंतु है, ये गुणसूत्र के बिंदु से जाकर के जुड़ने लगते हैं, और गुणसूत्र को अपने अपने ध्रुव की ओर खींचते हैं, यानी कि अपनी पोल की तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे गुणसूत्र जो होता है दो भुजाओं में, दो भागों में ऐसे बढ़ जाता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? इनाफेज। जहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, अपनी अपनी ध्रुव की ओर चले जाते हैं, वो कौन सा फेज होता है? एनाफेज फर्स्ट होगा, जिससे कि गुणसूत्र जैसे ही बढ़ता है केंद्रक टोटल दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये टीलोफेज की फेज फर्स्ट होती है, और टीलोफेज फर्स्ट होती है। जैसे ही टीलोफेज कंप्लीट होता है न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम चले जाते हैं, और इस प्रकार से आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। किसके बाद? साइटोकाइनेसिस के बाद। साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत ही क्या बन जाते हैं? दो सेल बन जाते हैं। दो सेल बना यानी कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है इसके पश्चात मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड इस वाले सेल में भी होगा और इस वाले सेल में भी होगा। क्लियर है? और जैसे ही दोनों सेल में मियोसिस सेकेंड होगा, तो ये जो मियोसिस सेकेंड होगा किसके एकदम समान होता है? माइटोसिस डिवीजन जस्ट एकदम समान होगा। उसमें आपने देखा था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसके फल से दो सेल्स बनी थी, एकदम टोटल सेम अवस्था होती है माइटोसिस डिवीजन का। इसमें भी क्या होता है? मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड इसमें भी होता है। लास्ट में 4 डॉटर सेल बन जाती है, जिसमें क्रोमोसोम क्या होती है? हाफ होती है मदर सेल्स की अपेक्षा। ठीक है? तो टोटली हमने स्टडी किया कि किस प्रकार से मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप कितनी 4 डॉटर सेल किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से। क्लियर? तो टोटल हमने क्या स्टडी किया? मियोसिस डिवीजन क्या होता है, और मियोसिस डिवीजन की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, किसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अच्छा, 5 मिनट और टाइम लेंगे आपका। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हमने क्वेश्चन भेजा था नहीं आपको? काहे नहीं करेंगे जी? बोलो भाई। हेक्सले ने और परकिंजे, हु इज द डिस्कवरी द माइटोसिस डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल? वॉल्टर फ्लेमिंग, है ना? आई विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस क्लास। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था, राइट? इस प्रकार से। देन इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा या खोज किया? हु इज द डिस्कवरी ऑफ द मियोसिस डिवीजन? कौन सा? कोलिकर, पोर्टर, फार्मर तथा मोरे, इनमें से कोई नहीं।